कल हम लोग क्या पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। आज उसके आधार पर मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं। व्हीटस्टोन के आधार पर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज, कि मीटर ब्रिज क्या होता है। तो मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पर आधारित है, व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पे आधारित है। क्या आधारित है, मीटर ब्रिज एक ऐसा यंत्र है जो दो बनाए जाते थे पहले, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी पढ़ते थे, और मीटर ब्रिज जो क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। तो अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए हम लोग एक ऐसा उपकरण बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज, जो किसके सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर वो, या व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर वो काम करता है। तो हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग बना के देखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु कैसे होता है। तो ये एक लकड़ी के बॉक्स पर बना हुआ होता है। उस लकड़ी के बॉक्स पर कांस्टेंट या मैग्नीन का एक तार होता है 1 मीटर लंबा, और चूंकि कांस्टेंट या मैग्नीन क्यों लेते हैं ये भी आगे बताया जाएगा। किसका तार होता है, कांस्टेंट या मैग्नीन का एक तार होता है, और इसको जो है किसके द्वारा, कॉपर की प्लेट होती हैं, स्ट्रिप्स किसकी होती हैं, कॉपर की, उनके द्वारा इसको हम जोड़ देते हैं। कॉपर की प्लेट होती है, ये पेंच हैं, ये देखिए कॉपर की प्लेट है। इन कॉपर की छड़ों से हम क्या जोड़ते हैं, एक तार के द्वारा। देखो ये 1 मीटर लंबा तार है, कितने मीटर लंबा है, 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है 100 सेंटीमीटर है ना। तो और इसके बाद हम किसको जोड़ते हैं, इससे हम ये देखिए सेल जोड़ते हैं, जिस अननोन पोटेंशियल उत्पन्न कराने के लिए। इससे ना जोड़ो, कहीं भी जोड़ सकते हैं, हमने पेंच को यहाँ लगाया हुआ है तो हम ऐसे जोड़े दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना है, रेजिस्टेंस लगा दें, और इस रेजिस्टेंस की अगर करंट को नियंत्रित करना है कि कितना हमको इसमें भेजना है इस तार में, तो वो कम ज़्यादा करने के लिए एक रिहेस्टार्ट लगा लेते हैं। रिहेस्टार्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक लगाते हैं। इस धारा नियंत्रक या के द्वारा हम क्या करते हैं, करंट को कम या ज़्यादा करते हैं। की होती है, की के द्वारा ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो की लगा दिए, रजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इन प्लेटों के इस सिरे से, ये देखिए इन पॉइंट्स को किससे जोड़ देते हैं, इससे एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिस रेजिस्टेंस का क्या हमको अज्ञात प्रतिरोध, तो कुछ भी हो सकता है। हमको दिया गया एक तार दे दिया गया, एक इतना बड़ा तार दिया गया, कहा गया इसका रेजिस्टेंस निकालो, कुछ भी कोई भी चीज़ दिया गया, आपको कहा गया उसका रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस आप कहाँ से निकालेंगे, किस उपकरण के पास लाएंगे, मीटर ब्रिज में, और मीटर ब्रिज में उसको कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे। और जिस अननोन रेजिस्टेंस जिसको निकालना होता है उनको हम इन सिरों के से आपस में बदले भी जा सकते हैं। आप कहीं भी रखिए, कभी कभी जब हम प्रयोग करते हैं तो उनको आपस में बदल कर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, इस अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस को, और ये इससे जुड़ा हुआ है। ये कौन सा रेजिस्टेंस हुआ, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञात, धन्ना लिखो, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। इस अज्ञात प्रतिरोध के बाद हमने क्या किया कि यहाँ इस वाली पॉइंट को पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। इस पॉइंट से हम लोग क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या काम होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी चाबियां होती हैं, आप देखेंगे। उन चाबियों को निकाल कर और हटा कर डाल कर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस अपने अनुसार नियंत्रित करते रहते हैं। कितना हमको रेजिस्टेंस लेना है कि निकालते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। तो इस आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा अपने अनुरूप कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसमें हम जितना चाहेंगे उतना रेजिस्टेंस रखेंगे, इसलिए ये रेजिस्टेंस हमको पता होता है। यहाँ का प्रतिरोध हमको क्या होता है, ज्ञात होता है, इसलिए इसको कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, हम लोग ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। इसमें क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन रेजिस्टेंस, है ना। कौन सा रेजिस्टेंस होगा, नॉन रेजिस्टेंस होगा, ज्ञात प्रतिरोध। और हमको अज्ञात वाला क्या होता है, निकालना होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 ये पॉइंट कहाँ रखे हो, अचार डालना है
तो देखो इसके बाद यहाँ पे एक मीटर स्केल लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? मीटर स्केल लगी हुई होती है। ये ऐसे, इस मीटर स्केल में क्या खांचे, मीटर पैमाना होता है, सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक की ना ऐसे ऐसे बना हुआ होता है। और फिर इस वाली पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ए और सी। फिर इन वाली पॉइंट को हम क्या करते हैं, ऐसे, ये जाकी होती है। जाकी का सिरा क्या होता है, नाइफ होता है, एकदम धारदार होता है, जो इस पर हम कहीं भी खिसका सकते हैं। ठीक है, और ऐसे यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ऐसे घटा बढ़ा के रखे रह सकते हैं। और ये किससे जुड़ा होता है, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाती है, विक्षेप। जैसे ही डिफ्लेक्शन करंट अगर थोड़ी भी इसके अंदर फ्लो होगी, ये तुरंत डिफ्लेक्ट होने लगेगी। गैल्वेनोमीटर की खासियत ये है कि बहुत कम करंट, एकदम नन्ही सी करंट भी उसके अंदर जाए तो वो अपने से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी, वो ऐसे वैसे होगी। और हमको क्या चाहिए, हम हमेशा नल पॉइंट, व्हीटस्टोन सेतु में क्या कहते थे, वो बैलेंस की अवस्था में कब आता था, जब वो सुई कहाँ पे होती थी, शून्य पे, शून्य विक्षेप की स्थिति लाते थे, जिसको हम क्या कहते थे, नल पॉइंट पे होता था। जैसे डिफ्लेक्शन होता था, हम डिफ्लेक्शन क्या चाहते थे, ना हो, करंट दोनों तरफ घूमती थी, ऐसे ऐसे दोनों तरफ घूमती थी, और एक ऐसी स्थिति आती थी कि वो अपने नल पॉइंट पे पहुंच जाती थी। तो गैल्वेनोमीटर का काम वही कि ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही करंट आएगी ये विक्षेपित होने लगेगी, दोनों तरफ हो सकती है। कैसे भी करंट किधर है, इसको इधर खिसकाए, ये ऐसे हो गई, इधर ले गए, इधर हो गई। वो किधर की ओर करंट जा रही हमको नहीं पता, हम केवल इस पर खिसका के देखते जाते हैं और एक ऐसी स्थिति पे ले आते हैं जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। तो हम कहते हैं कि इस समय इस वाले तार में, इस वाले प्रतिरोध में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, अर्थात Ig हमारी क्या हो जाती है, 0। और ये किस अवस्था में होता है, बैलेंस की अवस्था में होता है। इसलिए हम कहते हैं वो ब्रिज कैसा था, बैलेंस ब्रिज था। और उसको हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। उसी के आधार पे ये बनाया गया। आप लोग देखेंगे तो नजर आएगा, अगर ये तार है, तार का भी तो अपना रेजिस्टेंस होता है। इसको इधर रखेंगे तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। हमने कहा पूरे की लंबाई अगर L हो, पूरे की लंबाई 1 मीटर ही होती, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हमने कहा इस समय जाकी को हमने यहाँ पे रखा तो ये नल पॉइंट था, हमने इधर लाया, करंट बह रही थी, इधर ले गए तब भी करंट बह रही थी। एक बार ये इधर घूमी, एक बार इधर घूमी, तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में ही खिसका के व्यवस्थित करा लेते हैं। अच्छा, सेट कैसे करते हैं, हम इसको इधर ले गए, करंट क्या हुई, ऐसे जा रही थी, हम इसको इधर ले गए, करंट ऐसे हो रही थी। अब बताओ हम क्या चाहते हैं कि दोनों के बीच में रहे, तो हम आपस में खिसका के देखते रहते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो उसके कहाँ पे होती है, नल पॉइंट पे आ जाती है, शून्य की स्थिति में आ जाती है, हम रख देते हैं। उस समय की हम इस लेंथ को क्या कहते हैं, L। अगर ये L है तो टोटल 100 सेंटीमीटर होगा, तो इधर वाली कितनी बचेगी, 100 माइनस L। और ये जो तार लेते हैं, तार की एक विशेषता, हमारा जो ये तार होता है किसका होता है, कांस्टेंट का होता है, कांस्टेनिन का होता है, कांस्टेंटन या किसका होता है, मैग्नीन का होता है। तो ये जो मैग्नीन होते हैं ये एलॉय होते हैं, ये क्या होते हैं, मिश्र धातु। और सबको पता है जो एलॉय होते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, एलॉय प्रतिरोध। ये ताप पर जो है, ताप बढ़ाने से इनके प्रतिरोध घटते या बढ़ते नहीं, और हमको यही चाहिए। क्यों, क्योंकि हम करंट देंगे, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या प्रतिरोध घट बढ़ सकता था, और हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि इनका प्रतिरोध एक जैसा हो, लंबाई के घटने या बढ़ने के साथ बढ़े घटे हमको नहीं पता, मतलब क्या नहीं होना चाहिए कि करंट को बढ़ाने से हीट उत्पन्न हो, उसकी वजह से इसका प्रतिरोध घटे या बढ़े ना। इसलिए हम किसको यूज करते हैं, एलॉय को। कभी कभी वाइवा में प्रश्न ऐसा पूछ लेते हैं कि हम क्यों इसको जो है एलॉय यूज करते हैं, यहाँ पे मैग्नीन का तार क्यों यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ताप का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, गुड। इस स्थिति में क्या शून्य विक्षेप की स्थिति में था। इसके बाद हमने क्या किया, हाँ लगभग तो फिगर में सब कुछ हो गया। ये चाहो तो ऐसे दिखा देना, ये किसके बोर्ड में होता है, लकड़ी का एक जो बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में सारी चीज़ें जड़ी हुई होती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके बाद इनके प्रतिरोध हम चाहते हैं कि ना हो, इसलिए ये ऐसा फिक्स करते हैं कि थोड़ा सा बीच में आए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग चालू क्या करते हैं, और सबको पता है कि ये जो तार हम लेते हैं, इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ये हर जगह एक जैसा होना चाहिए। हम लोग प्रतिरोध में क्या पढ़े थे कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता था, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता था। आप लोग खूब पढ़े थे बचपन में, वो बचपन के दिन याद करो कि प्रतिरोध क्या होता था, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता था। अर्थात लंबाई हम बढ़ाते जाते हैं, प्रतिरोध हमारा क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। और उसकी जो है
किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था? क्रॉस सेक्शन एरिया के, अर्थात उसका एरिया हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध हमारा घटता है। फिर इन दोनों को हम मर्ज करके इक्वेशन 1 और 2 को क्या बनाए थे? L/A आया था। फिर हमको पता है प्रोपोर्शनल का जब मार्क हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दिए थे? बोलो, रो नाम दिया गया था। तो रो L/ क्या आया था? A। तो ये हमारा एक फार्मूला बनके तैयार हुआ था। R इक्वल टू क्या होता था? रो L/A। बाद में हम लोगों ने रो को देखा था कि रो की अपनी क्या विशेषता होती? R किस पर डिपेंड करता है? R की लंबाई बढ़ने से L बढ़ता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से वो घट जाता है, लेकिन रो इन पर डिपेंड नहीं करता। आप रो को जब पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि रो मेटल की एक विशेष स्थिति होती, हर अलग अलग मेटल का रो अलग अलग होता है। किसी एक मेटल का रो उसकी लंबाई बढ़ने या घटने से घटता बढ़ता नहीं, वो फिक्स होता है। तो वो आप बाद में सीखेंगे। केवल हमारा यहाँ काम क्या है कि अगर रेजिस्टेंस देखना है तो रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, L और A। तो हम देख रहे हैं कि हम जब जाकी को ऐसे इस पे घुमाते हैं तो हम L बदल रहे होते हैं। कभी ये 100 सेंटीमीटर है, हमने 30 पे रखा तो 70 इधर बचा, इधर 50 पे ले आए तो 50 हो गया। तो L को हम घटाते बढ़ाते हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस हम अपनी इच्छा, ये क्या होता है? घटता बढ़ता रह सकता है। हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? जब हम नल पॉइंट पे लाते हैं उस समय हमारा L फिक्स होता है किसी भी विशेष स्थिति में। और हम A को क्या चाहते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हर जगह अलग अलग, कहीं मोटा कहीं पतला तार होगा तो वो भी बदला रहेगा। ए कहीं कम या ज्यादा होगा तो आर कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या रखते हैं? फिक्स, कि हमारा जो तार हो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। और जब हम इस पे स्लाइड जॉकी को चलाते हैं, जो स्लाइडिंग जॉकी होती है सर्पी कुंजी, इसको हम ज्यादा इस पे रगड़ते नहीं हैं। आप प्रैक्टिकल वाइवा में जाइए तो ज़्यादा रगड़ना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घिसने के बाद भी क्या हो सकता है? इसकी जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम इन सब बहुत सारी चीज़ों को, बारीकियों को ध्यान रखते हैं। आप प्रैक्टिकल में जब भी कॉपी बनाते हैं तो लिखते हैं कि सावधानियाँ, तो सावधानियाँ जो काशंस होती हैं उनमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या देखा जाता है कि ये जहाँ से छड़ें जुड़ी हुई होती हैं ये कापर्स की होती हैं। कापर का अपना प्रतिरोध होता है, लेकिन सबको पता अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है तो प्रतिरोध घट या प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये साफ सुथरी होनी चाहिए, ये कॉपर ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए, प्लेटें ऑक्सीकृत नहीं होनी चाहिए। तो इन बारीकियों को ध्यान रखते हैं तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो एकदम शुद्ध आता है। जो अननोन रेजिस्टेंस उस समय निकालते हैं वो हमारा एकदम क्लियर होता है, अन्यथा गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती। तो हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी इनके दौरान कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ। अभी हम किस पे चलते हैं, क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये अच्छा किस फिगर के हिसाब से व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पे, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके आधार पे हमको दिख रहा है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा था? 4 प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध लेते थे, 4 प्रतिरोधों की एक श्रृंखला होती थी और उनको इस प्रकार हम जोड़ते थे, व्यवस्थित कराते थे। इसको हम A नाम दे देते थे, C, इसको अगर B और D नाम दे, नाम अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया था, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और ये शून्य विक्षेप की स्थिति में लाते थे तो IG हमारा 0 होता था। तो हम कहते थे किस अवस्था में? बैलेंस की अवस्था में। और इसको हम किसके द्वारा ऐसे जोड़ देते थे ना, ये देखो करंट फ्लो हुई। अब देखो यहाँ पे कितने प्रतिरोध थे? R1 और R3, R2, R4, है ना, 4 थे। हमको यही चाहिए था। हम यहाँ भी देख रहे हैं ये हमारा A पॉइंट हो गया, A हो गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? C हो गया। A से C के बीच ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? B हो गया। और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? D हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, A से B के बीच में एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है, वो कौन सा है? अननोन रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम इसको कौन सा कहेंगे? अननोन रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? अज्ञात प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं B से C के बीच में देखते हैं, एक R2 हमारा है। तो ये हमारा R1 था, इसको हम R1 भी कह सकते हैं। फिर R2 पे हम देखते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस भाग लगा हुआ है, और ये कैसा है? नोन है। ये हमारा कैसा है? नोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नॉन रेजिस्टेंस दिख रहा है और एक कैसा दिख रहा है? अननोन दिख रहा है। उसके बाद अब आप कहते हैं कि सर ये 2 ही हैं, 2 कहाँ गए? तो देखो 2 भी हैं। ये देखो इस तार की अलग इतने का प्रतिरोध होगा और इतने का अलग होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? तार की लंबाई पर। तो इतने का अलग, और यहां से मैंने अलग किया तो इस नल पॉइंट के बाद इधर का अलग और इधर का अलग होगा। तो हम क्या देखते हैं? A से
ये कौन सा पॉइंट आप लोग माने थे? बी, इसको माने थे डी, है ना। तो ये डी तक की हम देखते हैं, ए से डी, ए से डी, इसका प्रतिरोध अलग, इसका हमने क्या नाम दिया? R3 है। और ये R3 कितनी लंबाई में? L। और इसके बाद इस वाले पॉइंट को देखते हैं, डी से सी तक की, ये किस लंबाई में था? 100 माइनस एल, इसका अपना अलग होता है। तो ये चार चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कहा हम इसको नल पॉइंट की स्थिति में लाते हैं, तो उस समय IG, इसमें करंट 0, यहाँ भी करंट 0। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? आपको देख के नजर आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कर रहा है। व्हीटस्टोन सेतु के आधार पे ये पूरा काम कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये किस मीटर ब्रिज जो है किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पे ये काम करता है। ठीक है, आपको ये समझ में आनी चाहिए चीजें। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये किस पर डिपेंड करेगा। हमने कहा ये हमारा, हमने नाम दिया, ये हमारा R3 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? R4 हो गया। तो हमारा R3 कितना होगा? बोलो। R3 सबको पता है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। रो सबका वही रहेगा, दोनों का रो नहीं बदलेगा। हमने कहा था ना पूरे तार का रो सबका एक जैसा होगा, बदलना नहीं। क्यों? क्योंकि रो तार की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। एक ही मेटल या मैग्नीन का लिए तो मैग्नीन का होगा, कंस्टेनन का लिया है तो वही तार होगा। आप जो भी तार लिए होंगे वो एक ही मेटल का है और एक ही मेटल के लिए रो कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, गुड। तो इसका रो वही होगा। यहां तक की लंबाई कितनी? L है। और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सबका हमने कितना लिया हुआ? A लिया हुआ। तो R3 हमारा कितना हो जाएगा? रो L अपान A हो जाएगा। उसके बाद आप देख के बताएंगे कि R4 कितना हो जाएगा? R4 कितना होगा? अब बोलो। रो यहाँ भी वही होगा, सेम होगा, रो नहीं बदलता है। यहाँ पे लेंथ बदल गई। यहाँ लेंथ कितनी थी? L थी। आप लोग यहाँ पे लेंथ देखेंगे कितनी हो गई? 100 माइनस L हो गई। तो इस 100 माइनस L की वजह से हम यहाँ पे हमने लेंथ कितनी लिखी? 100 माइनस L। और A वही, हमने कहा ना क्रॉस सेक्शन एरिया हमने सबका एक जैसा रखा। अब हमने हमारे पास दो इक्वेशन मिलती हैं, R3 का ये और R4 ये। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कराते हैं? डिवाइड कराते हैं। डिवाइड कराने के बाद देखो, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर वाला इसका हमारा काम नहीं, क्योंकि हम समझ गए कि इसके आधार पे काम करता है। तो हमने जो है क्या किया? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराया। ठीक है, दो इक्वेशन हमको मिली, हमने क्या किया? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। जब हम दोनों को डिवाइड कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्या देखते हैं? देखो R3 ये, R4 ये। R3 कितना? R3 अपान हमने R4 किया और रो L अपान A को डिवाइड कराए, रो 100 माइनस L अपान A से। फिर हम क्या देखते हैं? A से A कटेगा, रो से रो कटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो R3 अपान R4 इक्वल टू कितना हो गया? L अपान 100 माइनस L। गुड, ये हो गई। ये हम इसको क्या दिखा रहे हैं? वर्किंग, है ना। अब R3 अपान R4 L अपान 100 माइनस L आया है। हमको क्या चाहिए? हम क्या चाहते हैं? बोलो, ध्यान से देखना। R3 अपान R4 इक्वल टू L अपान 100 माइनस L, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल लगाओ। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या कहता था? हम लोग क्या देखे थे व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में? बोलो। R1 अपान R2 इक्वल टू क्या किए थे? बोलो। R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4। कैसे किए थे? आप भूल गए हो तो मैं फिर से फिगर बना दूं ऐसे गंदा सा। ये देखो, R1 R2 R3 R4। यहाँ से R1 अपान R2 इक्वल टू हमने क्या किया था? R3 अपान R4। अर्थात R3 अपान R4 किसके इक्वल होता था? R1 अपान R2 के। तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के आधार पे R3 अपान R4 किसके इक्वल हो जाएगा? R1 अपान R2 के। गुड, बात समझ पाए? इसका मतलब व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के आधार पे हमने क्या कर लिया? इसको जो है R3 अपान R4 किसके इक्वल कर लिया? बोलो। R3 अपान R4 इक्वल टू R1 अपान R2 बाई किसके? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, है ना। ठीक है, उसके आधार पे R1 अपान क्या हो गया? R2 हो गया। और R1 अपान R2 में हमको क्या, देखो यहाँ ध्यान देना, R1 अपान R2 रखा। R3 कितनी है? R3 अपान R4 कितना है? L अपान 100 माइनस L। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखो, R1 अपान R2 इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। R1 हमको नहीं पता है, R2 हमको ज्ञात है। तो R2 ज्ञात है तो हम इसको इधर ही भेज दें।
तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 मल्टीप्लाइड बाई L/100 माइनस L। इस आधार पे आप लोग बताओ R1 निकाल लेंगे कि नहीं? हमको तो यही निकालना था। देखो अच्छा क्यों निकाल लेंगे, R2 तुमने फिक्स किया अपने मन से, चाबी निकाल के कितना रखना था, हम देखते गए और हो गया। आप लोग चाहेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स का अलग जो है कैसे उसका वर्किंग है, कैसे स्ट्रक्चर, हम पूरा समझा देंगे अगर आप बताएंगे तब। उसके बाद हमने कहा कि हमको ये पता था, हमने 10 रखा, तुमने रख दिया वैल्यू। इसमें ये भी पता, हमने कहा ये 30 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आया तो L कितनी हो गई, 30 हो गई, और 100 माइनस L कितना हो जाएगा, 70। तो 30/70 इंटू 10 करेंगे, R1 आ गया। ये बताओ अज्ञात था, अब कैसा हो गया, ज्ञात हो गया। तो इस प्रैक्टिकल के आधार पे हमने क्या निकाल लिया, क्यों? क्योंकि हमको R2 फाइंड था, L फाइंड है, और 100 माइनस L हमको पता है। जब 3 वैल्यू पता है तो हम चौथी का निकाल लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु यही कहता है कि अगर 4 प्रतिरोध है उनमें से 3 क्या है, ज्ञात है, तो चौथा अज्ञात हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कंडीशन क्या होती, बैलेंस होती। क्यों? क्योंकि उस समय इसमें कोई भी करंट जानी नहीं चाहिए। गुड। तो हम लोग अगर इसमें 2-4 लाइनें लिखना चाहेंगे, बाकी आप आराम से लिख लीजिएगा। हम केवल 1-2 लाइन इसलिए लिखे दे रहे हैं कि आप कहेंगे सर कुछ लिखाएगा नहीं। आप क्या कहेंगे, जो है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु क्या है, बोलो व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसके आधार पर हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या कहेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के आधार, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। पहली लाइन लिखेंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, कॉपर की प्लेट 1 मीटर, इसमें क्या होता है, मैग्नीन का तार होता है, वो मिश्र क्या लेते हैं, एलॉय लेते हैं, और इसमें कॉपर की प्लेटें होती हैं। एक में अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, दूसरे से रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़े होते हैं। फिर इसको हम जो है किस सेल के द्वारा जोड़कर धारा नियंत्रक और कुंजी लगा लेते हैं, जिससे क्या करते हैं, धारा को अपने अनुसार, इच्छा अनुसार इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि गर्म हो सकता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हम ज़्यादा देर तक की भेजेंगे तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें आप पूरा लिख लेंगे कि किस लकड़ी के बॉक्स में कैसे लगा हुआ होता है वर्किंग, क्योंकि समझा चुके हैं, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। इसके आधार पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन दी, क्या लिखोगे, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। वेस्टर्न ब्रिज इज एन electrical network which is used to calculate the voltage of unknown resistance। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस के वोल्टेज को निकालता है। दी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव्ड, हम क्या करते हैं, जो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको मूव करके कितने पे लाते हैं, नल पॉइंट पे। ठीक है, ये वाला अगली लाइन याद रखिएगा, क्या कहेंगे, दी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना, इज मूव्ड, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है मूव करते हैं और कहाँ तक की लाते हैं, नल पॉइंट पे लाते हैं। ठीक, गुड, शून्य विक्षेप की स्थिति पर लाते हैं। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, इसकी वर्किंग में जो मैंने लिखाया है वो आप लोग लिख लीजिएगा, हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आप लोग ऊपर लिख लेंगे, सबसे पहली लाइन प्रिंसिपल ही लिखनी होती है, तो आप लोग प्रिंसिपल आराम से बता देंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है,
या यूजिंग मीटर ब्रिज। क्यों व्हीट स्टोन ब्रिज इसलिए कह भी सकते हैं क्योंकि उसके सिद्धांत पे बनाया गया, इसलिए क्या कहते हैं, यूजिंग मीटर ब्रिज। टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के उपयोग से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, यह इसका क्या है, सिद्धांत है। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें थोड़ी सी अभी कोई समस्या वैसे भी नहीं है, लेकिन हम इस पे 2-3 न्यूमेरिकल लगवा देंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगला लेक्चर इस पे कौन सा होगा, इसके आधार पे जो 3-4 न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं, 3-4 टाइप्स के होते हैं, उससे अधिक नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, ठीक है। और अन्य कंपटीशन क्लासेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड में जितने लिहाज से जो होते हैं वो मैं करा दूंगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो भी हो जाते हैं, लेकिन बोर्ड की लिहाज से हम तैयारी कर रहे हैं तो उनके आधार पे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो हम करवा देंगे, जो 3-4 टाइप्स के, ठीक है। गुड, आज की यहीं तक की क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सभी को गुड नाइट।